Radhe Radhe to all my class 8th student. Welcome back in my channel Radhe Hoving Science Math Pathshala. Today we come on chapter number 4, topic 2, chemical properties of metal and non-metal. You are familiar with the phenomenon of rusting of iron. Recall the reaction by which rust is formed. आप आयरन में मतलब लोहे में जंग लगने के बारे में तो आपको पता ही होगा किस तरह से लगती है। तो जंग बनने का जो प्रोसेस है, मतलब उसकी जो रिएक्शन है, उसे थोड़ा रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि क्या था। यू हैड आल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर. यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस. Complete the following reaction of the iron and magnesium with oxygen. क्लास 7th में भी हमने मैग्नीशियम रिबन जो था वो वायु में हमने उसको जलाया था, तो वो जो रिएक्शन होती है उसे भी याद कीजिए। उसी के बेस पे जो रिएक्शन होगी किसकी, मेटल की ऑक्सीजन के साथ, वो वी विल सी हियर आयरन. वी प्रेजेंट आयरन विद Fe. आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फेरस बोलते हैं, तो Fe से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑक्सीजन O2. तो जब लोहे को खुला रखा जाएगा, मतलब उसे खुला रखा जा रहा है, मतलब उसे ऑक्सीजन मिल रही है और वो उसके टच में पानी रहेगा, वाटर रहेगा, थोड़ा सा भीगा रहेगा, तो उस पर क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी. और ठीक इसी तरह से मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है ना, तो उससे भी क्या बनता है? इसमें फर्स्ट रिएक्शन में क्या बनेगा? FeO, फेरस ऑक्साइड, और इसमें सेकंड में मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. दैट मीन्स जब हम धातु को किसके संपर्क में लाते हैं? वायु के संपर्क में लाते हैं, तो उसके ऑक्साइड्स बनते हैं. ये ऑक्साइड्स हैं, है ना, फेरस ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स. Here you can see when a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. The following is the reaction of copper plus ये रिएक्शन इस तरह से है. जब कॉपर को, जब आपने देखा होगा अपने घर में जो कॉपर के बर्तन है, पीतल के बर्तन है ना, वो तांबे के बर्तन, सॉरी, तो वो क्या होते हैं, कुछ दिनों बाद देखेंगे हम उन्हें तो काले पड़ जाते हैं, क्योंकि उस पर पानी के निशान रह जाते हैं, है ना. कुछ ग्रीन हो जाते हैं. तो वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन पे ना ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है. तो हियर यू कैन सी कॉपर जब जल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के संपर्क में आता है, तो वो क्या बना लेता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट बना लेता है. मतलब उस पर हल्की सी वायु की परत और जो चढ़ती है वो इसी का रूप होती है ना. मतलब वो एग्जैक्ट क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है. इसका क्या कंक्लूज़न हुआ कि ये क्वेश्चन ही आपके बोर्ड में आता है हमेशा मोस्टली, कि बर्तन को खुला रखने पर वो ग्रीन क्यों हो जाते हैं, या उस पर कॉपर पे किसकी लेयर चढ़ जाती है. तो उसका आंसर क्या होगा? उस पर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, जिसके कारण से वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट में चेंज हो जाता है. इस कारण बर्तन हमारे काले हो जाते हैं, या फिर थोड़ा चेंज हो जाता है उनका कलर. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ solution of this. If we talk about, you must remember, you must have observed the red litmus turned blue, and so oxide of the magnesium is also bases in nature. In general, metallic oxide are bases in nature. कहने का अर्थ है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स जो बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उधर क्या बना? फेरस ऑक्साइड बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड्स बना, है ना.
तो इनकी नेचर क्या होती है? बेस बेस होते हैं या ये एसिडिक होते हैं? इन ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेस, मतलब वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नाउ वी कम ऑन व्हाट द नेचर ऑफ नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, तो वो उनका नेचर क्या होता है? अगर हम देखें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसे बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड किससे मिलके बना है? ये सल्फ़र और ऑक्सीजन से मिलके बना है सल्फ़र डाइऑक्साइड। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में जब इसको मिलाया जाता है तो इसकी रिएक्शन से क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बन गया? एसिड बन गया। तो एसिड का क्या नेचर होता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। तो इनकी नेचर कैसी होगी? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक, है ना। मेटल्स की तो बेस होती है और इनकी क्या होती है? एसिडिक होती है, यानी कि इनकी अम्लीय प्रकृति होती है। Here we can see, now we come on reaction with water, with non-metal and metal. If we talk about सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na, है ना। तो Na, सोडियम जो होता है वो क्या होता है? बहुत अभिक्रियाशील होता है, इसलिए वो जब ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी रिएक्शन की जाती है ना, तो उसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब एनर्जी हीट निकलती है। इसलिए उसे हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना। इसलिए यहाँ लिखा है सोडियम रिएक्ट्स विग्रोसली विथ वाटर, मतलब अत्यंत तीव्र गति से, तीव्र अभिक्रिया होती है उसकी। किसके साथ? वाटर के साथ। आवाज़ आती है पॉप जैसी, ऐसी फूटने जैसी, है ना। लेकिन क्या होता है, जो आयरन है वो वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करता है। ये तो फास्ट करता है और ये बहुत स्लो करता है। जबकि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके मेटल हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल कैसे होते हैं? वाटर के साथ रिएक्शन में वो अभिक्रिया ही नहीं करते, मतलब दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। लेकिन है ना, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फास्फोरस है। फास्फोरस इज़ ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, मतलब ये फास्फोरस जो होता है वो बहुत सक्रिय अधातु है, जो कि है ना वायु में खुला, जैसे ही इसको अपन वायु में खुला छोड़ेंगे ना तो ये एक्सपोज हो जाएगा, बहुत तीव्र गति से ये आग पकड़ लेता है ना। इसलिए क्या किया जाता है? फास्फोरस से ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसको किस में रखा जाता है? वाटर में रखा जाता है ना। तो यहाँ पे अपने दो क्वेश्चन बनते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, या तो ये आता है बोर्ड में क्वेश्चन, या फिर ये आता है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है ना। तो इसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जैसे ही ये किसके वाटर एंड एयर के संपर्क में आएगा तो ये एक्सपोज हो जाएगा। और जब अगर हम फास्फोरस को खुले में रखेंगे तो ये आग पकड़ लेगा, है ना, एक्सपोज हो गया, और ये भी इसमें भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो दीज टू क्वेश्चन comes in always in your board exam. Now we come on reaction with acids of metal and non-metal. जनरली हम बात करें ना तो जो ये नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करते? एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और कौन सी गैस रिलीज़ होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। और कैसी उनमें साउंड आता है? पॉप का एक साउंड आता है, और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज़ होती है। लेकिन नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। Here you can see
if you must notice the copper does not react with the dilute hydrochloric acid even on heating, but it react with the sulfuric acid. वो sulfuric acid से तो react करता है लेकिन hydrochloric acid से react नहीं करता है. This is the reason why metal react and non-metal do not react with the acid. ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आता है कि जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है? हाइड्रोजन गैस. नॉन मेटल तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं एसिड से, लेकिन एसिड मेटल्स करते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है? हाइड्रोजन. नाउ वी कम ऑन रिएक्शन विथ बेस विथ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. इफ़ वी टॉक अबाउट रिएक्शन विथ बेसिस, तो इसमें भी जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स ही किससे रिएक्शन करते हैं? मेटल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. और रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. बेसिस के साथ भी इसका कॉम्प्लेक्स ही रहता है. और लेकिन मेटल का कैसा रहता है? ये तो रिएक्ट करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है. नाउ वी कम ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया. डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. यहाँ हम एक प्रैक्टिकल करेंगे. इस प्रैक्टिकल से ही हमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आएगी. सो व्हाट वी डू, वी टेक 5 बीकर. ओके, इन फर्स्ट बीकर वी टेक कॉपर सल्फेट. इसमें हमने क्या लिया है? ये कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ना, वो ब्लू ही होता है. सो इट्स लुक लाइक ब्लू कलर. सो कॉपर सल्फेट में हमें क्या मिक्स करना है? जिंक. तो हमें इस जिंक को हमने इसमें जिंक का टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे. इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे. सेकंड जो लेंगे हम कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट ही है इसमें. और इसमें लेंगे हम आयरन की कील, है ना, लोहे की कील लेंगे हम इसके अंदर. और फिर इसका रिएक्शन इससे करवाएंगे, है ना. मतलब ये रिएक्शन होने के बाद रिज़ल्ट है, तो अभी देखेंगे हम. फिर थर्ड है हमारा बीकर जिंक सल्फेट. ये जिंक सल्फेट है और इसकी हम तांबे की छीलन मतलब कॉपर से इसका हम रिएक्शन करवाएंगे, है ना. और फिर लास्ट सेकंड है आयरन सल्फेट. ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है. इसमें भी हम कॉपर की छीलन डालेंगे, तांबे की, है ना, टुकड़ी. और इसमें है लास्ट है हमारा जिंक सल्फेट. इसमें हम डालेंगे आयरन. ठीक है, इसकी हम मतलब कील से, ये देखो अंदर कील है ना इसमें, ये कील से रिएक्शन करवाएंगे. मतलब लोहे की कील है, इसमें भी कील है. ठीक है, तो क्या होता है कि ये रिएक्शन समझ में आ गई ना, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. What changes do you observe in the various beaker? You have read that the one metal displaces another metal from its component in aqueous solution. In a beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate. That is why the blue color of the copper sulfate disappear. Blue color उड़ जाता है. And a powdery red mesh of the copper is deposited at the bottom of beaker. दिस रीज़न कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो. तो हमने फर्स्ट रिएक्शन में क्या बताया मैंने कि कॉपर की रिएक्शन किससे होगा? जिंक से. जिंक का टुकड़ा मतलब जिंक ग्रेन्यूल, है ना, जिंक के टुकड़े से. तो हमने क्या देखा? वी सी हियर कॉपर सल्फेट प्लस जिंक. तो ये ब्लू कलर था यहाँ पे, इसमें जिंक मिक्स किया तो क्या हो गया? देखो जिंक जो है ये इसने कॉपर की जगह इसकी कॉपर सल्फेट है ना, तो इसने इससे रिएक्शन कर लिया, तो ये इसकी जगह रिप्लेस हो गया और इसने इसको अलग कर दिया. मतलब जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को इसने अलग छोड़ दिया. कॉपर कलर, ये जो सोल्यूशन है वो कैसा हो गया? कलरलेस हो गया और कॉपर अलग से निकल गया. तो ये जो रिएक्शन कहलाती है वो विस्थापन अभिक्रिया होती है. ऐसा क्यों हुआ आगे हम देखेंगे. इसी तरह से जिंक सल्फेट है. जिंक सल्फेट हमारा जो था
there could have been displacement of zinc by copper in beaker C, and you can written down the reaction taking place in beaker B is similar. ठीक इसी तरह की जो रिएक्शन है वो बीकर बी में होगी, ये कि ये रिएक्शन है ना, ये कॉपर सल्फेट, ये जिंक सल्फेट जो है कॉपर सल्फेट की किससे हुई, आयरन से, तो उसमें क्या बन गया, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो इसमें क्या बन जाएगा रिएक्शन में, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग से निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड रिएक्शन जो है हमारी बीकर बी में। अब हम बात करें सी की, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इज बीकर ए। सिमिलरली आयरन कुड बी displaced by the copper in beaker D. Since we do not see any changes in beaker C, we can infer that the copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that the science is not arbitrary. It follow definite rules based on fact, and the rule here is that zinc is more reactive than copper iron. This line is very 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 important. A more reactive means can replace a less reactive metal, but the less reactive one cannot replace a more reactive metal. Okay, so did you understand what it's saying? ये कह रहा है कि जो रिएक्शन है ये तो आपके इसमें तो इसने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील हो तो रिएक्टिव होता है, तो ये तो इसको रिप्लेस कर देगा, किसको, सल्फ़र को, और ये तो जिंक सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेकंड में भी क्या आ जाएगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, है ना, और कॉपर अलग से रह जाएगा, इसमें भी कॉपर अलग से रह जाएगा फर्स्ट में। अब जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जिंक ऑलरेडी किससे अटैच्ड है, सल्फ़र से, तो जिंक इज़ मोर पावरफुल टू कॉपर एंड जिंक। तो सबसे पहले अपने जो आता है वो जिंक आता है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन ferrous is more reactive, and then last come is copper. So first preference we give zinc, then ferrous, then copper. तो ये वाली यहाँ तो अटैच है, तो ये इसको अटैच होने ही नहीं देगा, किसको, कॉपर को, है ना, थर्ड रिएक्शन में कॉपर को अटैच होने ही नहीं देगा, ये कहेगा मैं ही रहूँगा इसके साथ, तो ये रिएक्ट हो, इसलिए इसका सोल्यूशन कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। अब फोर्थ में क्या है, आयरन सल्फेट जो है वो जो आपको ये याद करना पड़ेगा, जो सीरीज़ होती है वो आयरन सल्फेट बीच में आता है, मतलब पहले जिंक आता है फिर आयरन आता है, तो आयरन इज़ मोर पावरफुल टू कॉपर, तो आयरन इससे सल्फेट से ऑलरेडी इसने रिएक्शन कर रखा है, तो ये कॉपर को अपने ऊपर आने ही नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे कॉपर सेपरेटली नहीं निकलेगा, है ना, ये इसी के साथ अटैच रहेगा। और लास्ट रिएक्शन क्या है हमारी, जिंक सल्फेट, यहाँ पे भी जिंक है, तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव टू फेरस, बिकॉज जिंक इज़ कम इन फर्स्ट नंबर, देन फेरस, देन कॉपर, सो यहाँ पे भी ये रिएक्शन नहीं होगी, तो ये तीनों रिएक्शन नहीं होगी, बाकी ये दोनों रिएक्शन होगी। ओके, यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, इन्हीं रिएक्शन से आ जाता है, अगर इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का भी आ सकता है आपके। Okay, I hope you better understand this topic by this video. I explained in detail. Now we come on your last topic, uses of metal and non-metal. हम इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हमारे जीवन में, डेली लाइफ में। तो जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल तो क्या होती हैं, मोस्टली नॉन मेटल्स आर मतलब ये हमारे सेशन में ज़रूरी होती है, ब्रीथिंग में। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। सारी जो गैसेज हैं, O2, CO2, सल्फर डाई, ये तो हार्मफुल है, लेकिन मोस्टली ऑल गैसेज आर
कम्स इन नाइट्रोजन, है ना, कम्स इन नॉन मेटल। सो दिस इज़ आर ब्रीथिंग, मतलब श्वसन में काम आती है, ठीक है। और नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइज़र फॉर इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, एंड ये फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं। और जल की शुद्धिकरण, वाटर प्योरिफिकेशन, मतलब जल के शुद्धिकरण में काम आते हैं। और कुछ होते हैं जो कि पर्पल कलर्ड के होते हैं, मतलब पर्पल रंग का उनका सोल्यूशन होता है एंटीबायोटिक रूप में। घाव जो हमारे वुड्स हो जाती है, मतलब घाव बन जाते हैं, उनको धोने के काम में आते हैं। और पटाखों में भी ये इनका यूज़ किया जाता है ना। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।